साथियों नमस्कार। नमस्कार नमस्ते, स्वागत है आप सभी का राही अध्ययन धाम पर। मध्य प्रदेश वर्ग 2 फाइनल सिलेक्शन के लिए यह क्लास है। इस एग्जाम के बाद आपका फाइनल सिलेक्शन होना है। आप सभी लोगों का राही अध्ययन धाम पर स्वागत है, अभिनंदन है। इस क्लास में जुड़ने वाले सभी विद्यार्थियों को मैं आश्वस्त कर देना चाहता हूं कि यह क्लास देखकर आपको बहुत आनंद आएगा और बहुत अच्छा भी लगेगा। अगर हम सिलेबस की बात करें तो सिलेबस, जितना भी सिलेबस है सब में फोटोकॉपी लेके रखता हूं। मध्य प्रदेश का है, ये मध्य प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर का है, उत्तर प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर का है, राजस्थान असिस्टेंट प्रोफेसर का है। मतलब आजकल मैं इसी पर काम कर रहा हूं। ठीक है जी। तो ये क्लास 2-3 दिन पहले होनी थी, लेकिन आज मैं ले रहा हूं, थोड़ा सा समय अभाव था, लेकिन उम्मीद करता हूं आपको अच्छा लगेगा। यूनिट 1 से लेके 20 तक यूनिट है। राही एप्लीकेशन पर आपका सिलेबस डला हुआ है। ठीक है। हाँ, नमस्कार नलिना, निर्मा, महिमा चौहान, ललिता। क्या हाल है ललिता? तो मध्य प्रदेश वालों की क्लास है ये, और पहला यूनिट जो है हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी साहित्य की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, वहीं से शुरुआत करते हैं। पहले जो टॉपिक का नाम है, अगर आपके पास सिलेबस होगा तो आप लोग देख सकते हैं, इकाई 1 में हिंदी की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, प्राचीन आर्य भाषा, मध्यकालीन आर्य भाषा, आधुनिक आर्य भाषा। उसके बाद पाली, प्राकृत, सौरसेनी, अर्धमागधी, मागधी, अपभ्रंश, उनकी विशेषताएं, हिंदी का भौगोलिक विस्तार, हिंदी की उपभाषाएं, पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, राजस्थानी। आपका जो जो सिलेबस है, जैसे आप पहले देखेंगे तो हिंदी की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, आप दूसरा देखेंगे तो प्राचीन मध्यकाल, एकदम जैसा सिलेबस है ना वैसे स्लाइड है आपकी। तीसरे नंबर पे पाली आपको मिलेगी, है ना। उसके बाद पाल के बाद चौथे नंबर पर अगर आप देखोगे तो प्राकृत मिलेगा आपको, है ना। चौथे नंबर पे आपको प्राकृत मिलेगा। प्राकृत के आगे आओगे, मतलब जो क्रम, फिर अपभ्रंश, मतलब जो क्रम आपके सिलेबस में है वही क्रम आपकी क्लास का डेमो में भी है। तो हाँ, ये सभी के लिए है, ठीक है ना। चाहे वो टीजीटी पीजीटी सबका सेम होता है, बस टॉपिक को अलग अलग हिसाब से वो बांट देते हैं। तो हम सबसे पहले शुरुआत करते हैं। आपके टॉपिक का नाम क्या है? वो नाम है हिंदी की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। हिंदी शुरू कहां से होती है? आप सभी लोग जानते हैं कहां से हिंदी शुरू होती है। तो हिंदी को 3 भाग में बांटा गया है। एक हिंदी ऐतिहासिक को, एक प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, सबसे पुरानी है, इसका समय 2000 ईसा पूर्व से लेके 500 ईसा पूर्व तक है। इस प्राचीन आर्य भाषा के अंतर्गत 2 भाषाएं होती हैं संस्कृत में ही, एक वैदिक संस्कृत और एक लौकिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत का प्रयोग लिखने में, साहित्य में होता था, लौकिक संस्कृत का बोलचाल की भाषा में होता था। ये तो बहुत, जो नेट जेआरएफ वाले हैं ललिता, इसे बहुत आसानी से पास कर सकते हैं। दूसरे नंबर पे मध्यकालीन आर्य भाषा है। मध्यकालीन आर्य भाषा का जो समय है वो 500 ईसा पूर्व से लेके 1000 ईस्वी तक है। इसमें अगर एक चीज और आप देखोगे तो पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, ये 3 चीजें आती हैं। अगर हम तीसरे नंबर की बात करें तो आधुनिक आर्य भाषा है, जिसका समय 1000 ईस्वी से अब तक है। क्या है? 1000 ईस्वी से अब तक है। इसमें हिंदी, बंगला, उड़िया, मराठी, गुजराती, पंजाबी, सिंधी, ये सब आएगी। क्लियर? यहां तक कोई दिक्कत किसी को? अगर आपको याद हो गया हो तो रत्नेश क्या हाल है? अगली स्लाइड हमारी यही है। अगली स्लाइड में आपको बताना है प्राचीन आर्य भाषा में क्या क्या है भैया? वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत। क्या है? वैदिक संस्कृत। अगर वैदिक संस्कृत का समय पूछा जाए तो आप क्या बताओगे? आप बताओगे 2000 ईसा पूर्व से लेके कहां तक? 800 ईसा पूर्व तक, ये इसका समय है। दूसरा आपका लौकिक संस्कृत है, और अगर आपसे लौकिक संस्कृत के बारे में पूछा जाएगा तो आप इसका समय बताओगे 800 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व। क्लियर? अब ठीक है। मध्यकालीन आर्य भाषा में पाली, अगर हम पाल की बात करेंगे
तो 500 ईसा पूर्व से 1 ईस्वी तक। दूसरा प्राकृत, अगर हम प्राकृत की बात करेंगे तो 1 ईस्वी से 500 ईस्वी पाली प्राकृत। और अगर हम अपभ्रंश की बात करेंगे तो अपभ्रंश जो है वो 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी। क्लियर है? यही तो है, पक्का ना? कोई दिक्कत किसी को? कोई दिक्कत नहीं है श्रद्धा? तो ये हमने आपको लिख के याद करा दिया। अब आप आइए दूसरे में। दूसरा आपका है पाली। ठीक है, तो वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत वो तो हमसे पूछा नहीं जाएगा, केवल उसका समय पूछा जाएगा, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट क्या है? हिंदी है। तो हमने केवल हिंदी का इतिहास पढ़ा, तो प्राचीन आर्य भाषा, मध्यकालीन आर्य भाषा और आधुनिक आर्य भाषा। तो हम बात करेंगे पाली की। पाली को मध्यकालीन आर्य भाषा की प्रथम अवस्था माना जाता है। आपसे यह भी प्रश्न पूछा जाएगा कि पाली क्या है, तो मध्यकालीन आर्य भाषा की पहली अवस्था है। इसकी उत्पत्ति पल्ली से हुई है, और पल्ली का अर्थ होता है ग्राम। इस प्रकार पाली का अर्थ क्या होता है? ग्रामीण भाषा। पाली का अर्थ क्या है? ग्रामीण भाषा। बस यहां से एक प्रश्न और पूछा जाएगा। गुड इवनिंग गुरु प्यारी। ठीक है, यहां से एक प्रश्न और पूछा जाता है कि पाली शब्द की उत्पत्ति कुछ लोग पाटल से मानते हैं। पाली शब्द का संबंध पंक्ति से भी है, और पाली को बौद्ध साहित्य को पालने वाली भाषा भी। यानी पाली के बारे में अलग अलग मत हैं, और अलग अलग मत से हमारा कोई लेना देना नहीं है। तो पाली के ये मत हैं। और पाली के बारे में एक चीज और पूछा जाता है, बौद्ध धर्म से संबंधित है। तो इसमें पाली में सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक, ये 3 बौद्ध ग्रंथ हैं जो पाली भाषा में लिखे गए। ठीक है गुरु, यहां तक कोई दिक्कत? तुम्हारा नाम निरमा किसने रखा जी? निरमा। वॉशिंग पाउडर निरमा, दूध सी सफेदी निरमा में आए, वॉशिंग पाउडर निरमा, कपड़े धुल धुल जाए। पाल के बाद अब देखो, पालकी शब्द की उत्पत्ति के बारे में मैंने बता ही दिया। ये दोबारा आ गया, तो इसे मैं हटा देता हूं, है ना? अब पाल की विशेषताएं क्या है? अगर हम पाल की विशेषता की बात करेंगे तो कच्चायन, इनके व्याकरणाचार्य, जैसे हम लोग पढ़ते हैं कामता प्रसाद गुरु की, हरदेव बाहरी की, है ना, और राम सर की हिंदी व्याकरण, या किसी अलग अलग। तो अगर आप इस प्रकार से देखोगे तो पाली में एक कच्चायन है। इन्होंने व्याकरण लिखा, और इन्होंने कहा कि पाली में 41 ध्वनि हैं। कितनी? 41। फिर मैंने पूछा, एक बात बताइए, निर्मा जी पूछ रही हैं कितने स्वर हैं, कितने व्यंजन? तो उन्होंने कहा 8 स्वर हैं और 33 व्यंजन। 33 क्या है? व्यंजन है। यहां तक क्लियर? तो एक नाम है मोगलान। मोगलान से पूछा गया तो उन्होंने बताया 43 हैं। तो इन्होंने बताया कि 10 स्वर हैं और 33 व्यंजन। तो पाल के बारे में कोई दिक्कत? आदिल जी, मेहदी, खुश रहो। पाल के बारे में कोई दिक्कत तो नहीं ना? तो पाल का क्या है? कात्यायन और मोगलान। कात्यायन ने 41 स्वर माना है, मतलब वर्ड माने हैं। मोगलान ने 43 माना है। उन्होंने 8 स्वर 33 व्यंजन, उन्होंने 10 स्वर 33 व्यंजन। पाल क्या है? पाली का मतलब होता है ग्रामीण भाषा, या पाली मतलब बुद्ध धर्म को पालने वाली भाषा। तो सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक सब इसी में लिखे गए। क्लियर है ना? बढ़िया ना? अब हम लोग और आगे बढ़ते हैं। जब हम लोग और आगे बढ़ेंगे तो इसमें स्वर देखोगे तो 1 2 3 4 5 5 10 स्वर हैं। 10 स्वर हैं इसमें, और 33 व्यंजन हैं। आप व्यंजन को देखोगे तो 5 5 10, 5 15, 5 चौक 20, 5 25, 5 6 30, 30 3 33। 33 क्या है? व्यंजन है। तो इसमें आप देख लेना कि का से लेकर मा तक तो है, या रा ला वा सा हा, और ये ला और अंग, ये है। याद रखना इसे, पेपर नहीं दे सकती। ठीक है गुरु, एकदम बढ़िया समझ आ रहा है?
अब आप और आगे बढ़िए। तो अब हम आते हैं, पाली हो गया ना, तो हमने 2 टॉपिक कंप्लीट कर लिया। क्या तो कंप्लीट कर लिया कि भारतीय आर्य भाषा, भारतीय आर्य भाषा में हमने फिर पाली पढ़ लिया। अब हम प्राकृत पढ़ने जा रहे हैं। क्या प्राकृत? तो प्राकृत मध्यकालीन आर्य भाषा की दूसरी अवस्था है। तो मध्यकालीन आर्य भाषा की पहली अवस्था क्या है? पाली है। दूसरी अवस्था प्राकृत है। तो प्राकृत का समय जो है वो लगभग 1 ईस्वी से 500 ईस्वी तक है। ये भी आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। तो जो भी एमपी वर्ग में हैं, अगर आप एमपी वर्ग का ज्वाइन करना चाहते हैं, हमारा एमपी वर्ग का कोर्स केवल 1199 रुपए में है। कितने में? 1199। कुछ लोग जो है, कुछ लोग 300, 400, 500, 700 दे सकते हैं, सबका अपना अपना है। लेकिन इतना बढ़िया सिलेबस है और इतने बढ़िया सिलेबस पढ़ाने के लिए मैं थोड़ी सी गुरुदक्षिणा ले रहा हूं, वो 1199 है। ठीक है ना? तो अगर आप पे कर सकते हैं तो आप हमारे साथ जुड़े। अगर आप कहीं और ले चुके हैं और आप संतुष्ट नहीं हैं, आपको बाद में जानकारी मिली कि राम मिश्रा सर तो सिलेक्शन वाले सर हैं, सिलेक्शन की झड़ी वाले सर हैं, ये इतना सिलेक्शन होता है इनके यहाँ से कि इंटरव्यू तक नहीं करा पाते हैं, तब आप अगर कहीं और ले चुके हैं डिस्काउंट ले सकते हैं। इस नंबर पर फोन कर लेना, है ना, और बता देना हमने यहाँ बैच लिया हुआ है, हमको कुछ और डिस्काउंट दे दो, हम नहीं पेबल है, तो आप ले लेना। अगर कहीं लिया होगा तब बेईमानी नहीं। चलिए, क्योंकि हम चाहते हैं आपका सिलेक्शन हो। आप 1000 रुपए दे के 700 रुपए दे के कहीं फंस गए हो, पता नहीं कब वैकेंसी है। 700 इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है आपका सिलेक्शन। अब आगे बढ़िए। प्राकृत के विकास की अवस्थाओं को किशोरी दास वाजपेयी आदि व्याकरण ने 3 चरणों में बांटा। एक है पहली प्राकृत, इसको जनभाषा कहते हैं। लेकिन ये क्या है ना, नेट में ज्यादा पूछी जाएगा, आपसे इससे डीप में नहीं पूछा जाएगा। इसलिए फाइनल आप लोग 3 अवस्था समझ लीजिए कि प्राकृत की पहली अवस्था को हम पाली कहते हैं, दूसरी अवस्था को हम प्राकृत कहते हैं और तीसरी अवस्था को हम अपभ्रंश कहते हैं। क्लियर? हाँ या ना? तो ललिता जब नेट जेआरएफ का बैच ली हो तो इसको अलग से लेने की क्या जरूरत है, लेकिन कुछ सिलेबस अलग है। हाँ, जब तुमको देना भी नहीं फिर क्यों दे दूं? ठीक है जी। यहां तक अगर कोई दिक्कत हो तो बताइए, कोई समस्या नहीं ना? मैं आगे बढ़ूं? चलिए, बैच हमारा चल रहा है मध्य प्रदेश वर्ग 2 का। आप हमारे साथ जुड़िए, अवश्य जुड़िए। फिर अपभ्रंश, ये जो अपभ्रंश है ये मध्यकालीन आर्य भाषा की तीसरी अवस्था है। यहां से प्रश्न आता है। यहां से क्या प्रश्न आता है? रचना देवी पूछ रही हैं, रचना कैसी रचना बताओ। ये सब एक ही होता है, थोड़ा बहुत सिलेबस अलग होता है। उत्तर प्रदेश, बिहार, पाकिस्तान, न्यूजीलैंड, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, युगांडा, उस्मानिया, जितने भी हैं, उज्बेकिस्तान, सबका टीजीटी पीजीटी का सिलेबस में साहित्य और व्याकरण आता है। सिर्फ अब तक में केबीएस जो है केंद्रीय विद्यालय का, उसमें एनसीईआरटी की बुक्स आती है, बाकी सबका सिलेबस वही है। जैसे इसने इसको 20 यूनिट में बांट दिया, अगर आप इसके सिलेबस को देखोगे तो जो इकाई 1 और इकाई 2 है, यही नेट में भाषा विज्ञान है। इकाई 1 और 2 मिलके यही बन गया है 1। इकाई 3, 4, 5, 3, 4, 5, 3, 4, 5 बन के इकाई 2 बन गया नेट में। जो यूनिट 6 है ना, वो व्याकरण है। यूनिट 6 और 7 और 8 और 9 और 10 ये व्याकरण है। केवल यूनिट बांट दिया गया, ये व्याकरण है। उसके बाद यूनिट 11 से लेके 20 तक में कुछ कुछ रचनाएं हैं जो अलग हैं, बाकी सिलेबस वही है। अब अगर आप यूनिट 1 से लेके 10 तक देखोगे ना, तो ये सेम यूपी टीजीटी पीजीटी में भी है, डीटी प्रेसबी में भी है ना, ये सब में आएगा। ये एमपी वर्ग 2 में भी है, राजस्थान में है, बिहार में भी है, सब जगह वही है। तो कहीं और ले लिया, अगर आप संतुष्ट है ठीक है, नहीं संतुष्ट है तो आप मेरे बारे में जानकर फिर वापस आइए, एक बार समझिए। तो अपभ्रंश जो है मध्यकालीन और आधुनिक आर्य भाषा के बीच की कड़ी है। भाषा के अर्थ में इसका प्रयोग 6ठी सदी में होने लगा था। तो सबसे पहला प्रश्न आपका यही पूछा जाएगा, इसका प्रयोग कब से मिलता है? तो 6ठी सदी से। आपने योगेंद्र कवि का नाम सुना है, परमात्म प्रकाश और योगसार? तो अब आप और आगे बढ़ेंगे। अपभ्रंश को और क्या कहा जाता है? अवहंस, ग्रामीण भाषा,
देसी भाषा, आभीरी, आभीरोक्त आदि नामों से भी जाना जाता है। अब एक प्रश्न एमपी में और पूछा जा सकता है, सभी से पूछा जा सकता है। अंजलि, अगर आप और देखोगे तो पतंजलि के महाभाष्य में अपभ्रंश का प्रामाणिक प्रयोग हुआ है, ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है। दूसरा, अगर पूछा जाए अपभ्रंश शब्द का भाषा के अर्थ में प्रयोग सर्वप्रथम चंड ने किया, ये क्वेश्चन नंबर अलग है। और शुक्ल ने क्या माना है कि अपभ्रंश का नाम पहले पहल बल्भी के राजा धारसेन द्वितीय के शिलालेख में मिलता है। यहां से आपसे 4 प्रश्न पूछा जा सकता है। कौन कौन सा? अपभ्रंश का सबसे पहले प्रयोग कहां होता था, और अपभ्रंश को और क्या कहा जाता है, और अपभ्रंश का प्रामाणिक प्रयोग कहां मिलता है, या अपभ्रंश का भाषा के अर्थ में प्रयोग कहां मिलता है, और शुक्ल के अनुसार अपभ्रंश का प्रयोग। तो यहां से 5 प्रश्न बन सकते हैं और पांचों मैंने बता दिया, नोट कर लीजिए। हाँ, मैं थोड़ा सा लेट कर गया ना, मैं हर काम में लेट करता हूं, इतनी चीजें मेरे साथ हो रही हैं। कोई बात नहीं, जो लोग कहीं और कोर्स ले चुके हैं वो मिनिमम पेमेंट देके आप कोर्स ले लेना। इस नंबर पे फोन कर देना, मैं बता दूंगा, एमपी वर्क के लिए केवल बस। और एप्लीकेशन पर जितनी पीडीएफ फ्री वाली है मैं दे दूंगा, तो ऐप जरूर डाउनलोड कर लेना। फीस 1199, फीस वैसे भी कम है। अब हम आते हैं अवहट्ट पे। अवहट्ट क्या है? अवहट्ट क्या बच्चे? अपभ्रंश के बाद तुरंत हिंदी नहीं चली आई। अपभ्रंश के बाद की एक अवस्था है संक्रमणकालीन अवस्था, उसको कहते हैं अवहट्ट। इसका समय 900 से 1100 तक है। अब आपसे एक प्रश्न ये पूछा जा सकता है कि अपभ्रंश का प्रयोग मिलता कहां है? तो साहित्य में 14वीं सदी में इसका प्रयोग मिलता है। अवहट्ट भाषा अपभ्रंश और पुरानी हिंदी के बीच की कड़ी है, सुनीत कुमार चटर्जी ने कहा है। और अवहट्ट शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग वर्ण रत्नाकर में मिलता है, और संदेश रासक में भी अवहट्ट का उल्लेख है। बताइए, एकदम संश्लिष्ट पढ़िए, और बहुत टीचर किताबी। एक बात बताइए, दस्तावेजी क्या करोगे आप? देखा ना आपने, आपको मैं एकदम सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ा रहा हूं। सिलेबस है आपके पास, पहले हिंदी की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है, मैंने सबसे पहले आपको वही पढ़ाया। फिर आप देखोगे प्राचीन भारतीय आर्य भाषा मध्यकालीन, ये मैंने बता दिया प्राचीन। उसके बाद पाली था, हमने पाली बताया। प्राकृत हमने प्राकृत बताया। फिर हम चले आए आगे, मतलब हम वही चल रहे हैं जो एकदम सीरियल से चल रहा है। ठीक है, अब अगर आप और आगे बढ़ेंगे तो कहां बढ़ेंगे भाई? अपभ्रंश पे। अब हम बात करते हैं अपभ्रंश की। बच्चे, अगर हम अपभ्रंश की बात करें तो कौन कौन से अपभ्रंश हैं? एक आपका शौरसेनी अपभ्रंश है। इसके पहले एक बार क्रम देख लीजिए, ये क्रम पूछा जा सकता है, इस बार भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। वो क्रम ये है कि सबसे पहले आपकी संस्कृत है। क्या है? संस्कृत। संस्कृत, संस्कृत का समय क्या है? 2000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व। संस्कृत के बाद पाली है। अगर हम पाल की बात करें तो 500 ईसा पूर्व से 1 ईस्वी। पाल के बाद हम प्राकृत की बात करें तो प्राकृत का समय क्या है? 1 ईस्वी से 500 ईस्वी। प्राकृत के बाद हम बात करें अपभ्रंश की, तो अगर हम अपभ्रंश की बात करें तो 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी। और अपभ्रंश के बाद ही आपकी आती है हिंदी, 1000 ईस्वी से अब तक। 1000 ईस्वी से अब तक। क्लियर? अब हम उसी चीज पर आते हैं जो हमारी चीज है। कहने का मतलब ये है अपभ्रंश। तो अपभ्रंश में बेसिकली कौन कौन सी अपभ्रंश है जो आपको पढ़नी है? एक शौरसेनी, जिसको हम मध्यवर्ती भी बोलते हैं, है ना। दूसरी मागधी, तीसरी अर्धमागधी, चौथी महाराष्ट्री, पांचवी ब्राह्मणीय पैसाची। अब ये सर याद कैसे होगा? अब टीचर आपको मैटर पे मैटर दे दिया, वो मैटर क्या करोगे जब तुमको याद ही नहीं होगा? उतना ही मैटर इंपॉर्टेंट है जितना आपके दिमाग में रह जाए, उतना ही अनइम्पॉर्टेंट है जितना आप खा सको। हाँ, मैं करा दूंगा रितु। तो शौरसेनी में शौर्य,
आप देखोगे ज्यादातर सौरवान पश्चिम वाले लोग मतलब आप देखोगे पश्चिमी बेल्ट, हम लोग मानते हैं पश्चिमी, जैसे यूपी है ना, पश्चिम यूपी, बड़ौद, बागपत, यहाँ देखोगे लोग पुलिस ऐसा यार ठाड़े ठाड़े लोग होते एकदम ऐसे, समझ गए, मोटे मोटे। मिड यूपी में देखो ऐसे एकदम पतले, मरियल। बिहार में देखो एकदम मरियल। यूपी बिहार में आप देखो कुपोषण ज्यादा है ही नहीं। यहाँ तो गन्ना देखोगे तो साला 5-5, 8-8, 10-10 फीट का, हमारे यहाँ गन्ना भी छोटा छोटा होता है। तो पश्चिम वाले बड़े सौरवान, पहलवान उलवान देखो, कभी देखो कि बिहार से पहलवान, हरियाणा देखो, हे पहलवान विनेश फोगाट, बबीता फोगाट, गीता फोगाट, सीता फोगाट, राम फोगाट, महावीर फोगाट, दुनिया भर के सब आप देखोगे। तो सौर सैनी पश्चिमी हिंदी, यानी सौर्य वाले ज्यादातर पश्चिम में। राजस्थान में आप देखो किला वगैरह है ही बहुत सारा। उसके बाद पहाड़ और गुजराती। तो सौर से आप इतनी चीजें याद रखना। हाँ 12:30 बजे। तो आपको इतना याद रखना है, सौर सैनी से पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, पहाड़ी, गुजराती। मागधी, मगध बिहार को बोलते हैं। मैंने एक मगध बीओडी बैच भी लॉन्च किया था। मगध किसे बोलते हैं? बिहार को बोलते हैं, है ना। मगध पहले साम्राज्य था, पहले पूरा भारत नहीं था, पहले साम्राज्य। तो मगध बिहार को बोलते हैं। तो बिहारी, बंगाली, उड़िया, असमिया आपका किस में आएगा? मगध वाले में आएगा। ये पीडीएफ मैं राही ऐप पर दे दूंगा। अरे राजस्थान से क्यों नहीं? राजस्थान में चित्तौड़ देखो, वो पद्मावती मूवी, राजा रावल, रतन सिंह चित्तौड़ के ही तो थे, मतलब वहां सिंघल द्वीप के। तो बिहारी, बंगाली, उड़िया, असमिया। अर्ध मागधी अगर आप देखोगे तो इसमें पूर्वी हिंदी आती है। और अगर आप महाराष्ट्री तो महाराष्ट्री से मराठी है। और अगर आप ब्राचड़ से देखोगे तो ब्राचड़ से सिंधी है। ब्राचड़ से क्या है? सिंधी। और पैसाची क्या है भैया? लहदा और पंजाबी पैसाची से। तो इसको पंजाबी को याद रखना, पैसाची से लहदा और पंजाबी। पंजाब वाले लहंगा बहुत पहनते हैं। गाना है पंजाब की लड़कियां, एक ऊंचा लंबा कद, दूजा कूड़ी कूड़ी, तीजू पता नहीं क्या, तेरा रूप कर 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 जानी, पता नहीं कैसा गाना था, मुझे याद नहीं आ रहा है। तो लहदा और पंजाबी ये कहाँ से होगा? पैसाची से। और सिंधी क्या है? ब्राचड़ से। तो अगर याद हो गया हो तो आइए यहाँ पे बताइए, सौरसेनी से मैंने आपको क्या क्या बताया? पश्चिमी हिंदी, इसीलिए मैंने ये स्लाइड रखा जिससे आपको याद हो जाए। पश्चिमी हिंदी, फिर मैंने आपको राजस्थानी बताया, फिर मैंने आपको पहाड़ी बताया, फिर मैंने आपको गुजराती बताया। यही तो बताया गुरु। उसके बाद आप बढ़ोगे मागधी। मागधी पे मैंने आपको बिहारी, बंगला, उड़िया, असमिया, उड़िया और असमिया, यही तो बताया। और अगर आप बढ़ोगे अर्ध मागधी पे, तो अर्ध मागधी पे पूर्वी हिंदी। अर्ध मागधी पे क्या है गुरु? पूर्वी हिंदी। महाराष्ट्री पे क्या है? मराठी, यही तो है। और अगर हम ब्राचड़ की बात करें तो ब्राचड़ की सिंधी। और पैसाची का क्या है? लहदा और पंजाबी। क्लियर? हाँ या ना? अब आप और आगे बढ़िए। अब हम हिंदी का भौगोलिक विस्तार है। अगर हम हिंदी के भौगोलिक विस्तार की बात करेंगे तो 4 क्षेत्र हैं। सबसे पहला यूरेशिया है, मैं यहां लिख रहा हूं। सबसे पहला क्या है? यूरेशिया। नंबर 1 पे यूरेशिया है। नंबर 2 अफ्रीका भूखंड है। नंबर 3 प्रशांत महासागरीय भूखंड है। नंबर 4 अमेरिकी भूखंड है। आपके सिलेबस में है ये। और अगर आप इसमें देखोगे यूरेशिया में 10 भाषा हैं, और अफ्रीका भूखंड में 3, 10, 3, 13, 4 आपके हो जाएंगे प्रशांत महासागरीय, 1 इसमें। तो मुख्यतः अगर आप देखोगे तो 18 भाषा परिवार, 18 भाषा परिवार मुख्य हैं। 18 भाषा परिवार क्या है? मुख्य हैं। ये इंपॉर्टेंट, यानी मुख्य है, पूरे नहीं है। ठीक है ना? मेरी बात आप समझ पा रहे हैं? नहीं समझ पा रहे हैं? समझ पा रहे हैं ना? तो कहने का मतलब ये सारी चीजें आपके पास हैं। अब इसमें देखो, भारोपी मतलब भारत यूरोपी एक भाषा हो गई, दूसरी द्रविड़ परिवार की हो गई,
तीसरी काकेसी परिवार हो गई, चौथा ब्रुसस्की हो गई, पांचवा उरार अल्ताई चीनी परिवार, जापानी कोरियाई, अत्युती और बास्क परिवार, सामी हामी परिवार। ये तो यूरेशिया, यूरेशिया मतलब यूरोप और एशिया। अफ्रीका में सुदानी, बंतु और होते तोत। प्रशांत महासागरीय में मलय, पोलिनेशियाई परिवार, पापुई परिवार, दक्षिण पूर्व एशियाई परिवार। ठीक है, और इसमें अमेरिकी परिवार। दक्षिण पूर्व ऊपर होना चाहिए तो क्या, प्रशांत महासागरीय में। अफ्रीका में कौन कौन सी है, यहां तक कोई दिक्कत? सुदानी, बंतु हो तो हाँ ठीक है। इसका तीसरा कहाँ गया? 4 वाले में पापुई ऑस्ट्रेलियन परिवार, 2 हाथे तो एक ऑस्ट्रेलियन परिवार इसमें छूट गया है। सुदानी, बंतु होते तो 3 और एक आपका मलय, पापुई, तीसरा ऑस्ट्रेलियन परिवार। ये तीसरा है, ये 3 है, ये 2 है, ये 1 है और ये 4 है। ठीक है सब इसमें, ठीक है ना। इसमें मैप की जरूरत नहीं है, ये पूरे विश्व की भाषा है, इसमें मैप की जरूरत नहीं है। और मैप की क्या जरूरत है, ये विश्व की भाषा है। ठीक है गुरु, चलिए तो ये सिलेबस के अकॉर्डिंग हम लोग पढ़ेंगे, ऐसे ही हम लोग सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे। ठीक है, ये एक छोटी सी डेमो क्लास थी आपको समझाने के लिए। अगर आप हमारे साथ एप्लीकेशन में जुड़ेंगे तो आपको कंप्लीट क्लास मिलेगी, यूनिट 1 to 20, यूनिट 1 से लेके यूनिट 20 तक। कितने तक? 20 तक आपको क्लास मिलेगी। आपको क्लास की PDF, आपको क्लास का नोट्स, है ना, और कंप्लीट सब कुछ हम देंगे जो आपके सिलेक्शन के लिए चाहिए। तो जो लोग भी जुड़ना चाहें इस नंबर पर 7982866640 पर कॉल कर सकते हैं, डायरेक्ट एप्लीकेशन पर जाकर कोर्स ले सकते हैं। जब आप एप्लीकेशन पर जाओगे, TGT PGT वाले सेक्शन में जाना, वहां MP वर्ग 2 का है, फीस मात्र 1199 रुपए में है। लेकिन अगर किसी को ज्यादा लग रही है और किसी ने अन्य जगह कोर्स ले रखा है और अगर वहां से संतुष्ट नहीं है तो हम इसमें से कुछ डिस्काउंट दे देंगे, लेकिन ये डिस्काउंट सिर्फ उसी के लिए है जिसने कहीं और कोर्स ले रखा है। ठीक है जी, तो ये एक छोटी सी क्लास थी, अगर आप कुछ पूछना चाहें हमसे तो पूछिए। मैं एकदम सिलेबस के अकॉर्डिंग, देखो दस्तावेज नहीं बनाना है, अगर आप दस्तावेज बनाओगे चले जाओगे। एक बात बताओ, अब हिंदी की उपभाषाएं हैं, अगर बोलो तो वो भी क्लियर करा दें, चलिए आ जाइए वो भी कर लेते हैं। फिर हिंदी की उपभाषाएं हैं, अगला क्या है? हिंदी की उपभाषा। इसी सिलेबस का अगला है हिंदी की उपभाषा। बताइए कितनी उपभाषा है हिंदी की उपभाषाएं? बताइए हिंदी की उपभाषाएं। अगर हम हिंदी की उपभाषा की बात करें तो कितनी उपभाषा है बताइए? 5। पहला राजस्थानी हिंदी, क्या? राजस्थानी हिंदी, ठीक है। राजस्थानी के बाद दूसरा क्या है भैया? पश्चिमी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी हिंदी। तीसरा क्या है? पहाड़ी हिंदी, तीसरा पहाड़ी हिंदी। चौथा क्या है? बिहारी हिंदी, चौथा क्या है? बिहारी हिंदी। और पांचवा क्या है? पांचवा आपकी पूर्वी हिंदी है। पांचवा क्या है गुरु? पूर्वी हिंदी। ठीक है, हाँ, यही तो 5 भाषाएं हैं उपभाषा, तो ये 5 उपभाषा है। अब इसी में अगर बोली की बात करें, हम 5 भाषा में बोली की बात करें तो चलिए बोली भी देख लेते हैं। एकदम सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ना। अगर हम बोली देखेंगे तो आप देखिए, सबसे पहले यहां पे आप लिखोगे पश्चिमी हिंदी। क्या आपका पहला होगा? पश्चिमी हिंदी। क्या पहला भाग जो होगा वो होगा पश्चिमी हिंदी। अगर हम पश्चिमी हिंदी की बात करें तो पश्चिमी हिंदी में क्या क्या होगा? पश्चिमी हिंदी में आपकी आती है ब्रज, बुंदेली बोली है ये।
ब्रज, बुंदेली, कन्नौजी, कौरवी या खड़ी बोली, कौरवी को ही हम खड़ी बोली कहते हैं, कौरवी या खड़ी बोली, हरियाणी और दक्षिणी, हरियाणी या हरियाणवी और दक्षिणी, और क्या हो जाएगी भाई दक्षिणी। तो कितनी हो गई आप बताइए, 1 2 3 4 5 6, यही तो हो गई। तो पश्चिमी हिंदी में कितनी बोली हो गई, 6 हो गई। ठीक है, बताइए। और अगर हम दूसरे नंबर की बात करें तो दूसरा नंबर आपका पश्चिमी हिंदी के बाद राजस्थानी हिंदी। तो राजस्थानी में कितनी हो गई, उपभाषा है राजस्थानी हिंदी। अगर हम राजस्थानी हिंदी में बोली की बात करें तो बोली में आप सभी लोग जानते हैं मारवाड़ी, मेवाती, मालवी और जयपुरी, मालवी और जयपुरी। ठीक है, अगर हम तीसरे नंबर की बात करें, तीसरे नंबर की, तो तीसरा नंबर आपका है पूर्वी हिंदी। क्या हो जाएगा, पूर्वी हिंदी। बच्चे अगर हम पूर्वी हिंदी की बात करें तो पूर्वी हिंदी में क्या क्या होगा बताइए, अवधी बोली है ये, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। जितना आपको सिलेक्शन के लिए नंबर चाहिए उससे कहीं ज्यादा मैं आप सबको यहाँ पे क्लास के नोट से दिखा दूंगा। ये आप लोग याद रखना, बैच लेने वाले भी, बैच ना लेने वाले भी याद रखना। तो पूर्वी हिंदी में अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। तो यहाँ पे 6 हो गई, यहाँ पे 4 हो गई, 6 4 10, और यहाँ पे 3 हो गई 13। उसके बाद आप आओगे बिहारी हिंदी पे। चौथे नंबर पे अगर आप आओगे तो चौथा नंबर आपका है बिहारी हिंदी। क्या हो जाएगा भाई, बिहारी हिंदी। अगर हम बिहारी हिंदी की बात करें, मैथिली, मगही और भोजपुरी, मैथिली, मगही और भोजपुरी। तो ये मैथिली, मगही, भोजपुरी कितनी हो गई, 3 हो गई। और उसके बाद 5वें नंबर पर अगर आप आओगे तो क्या क्या हुआ भैया, पश्चिमी हिंदी हो गई, पहाड़ी हिंदी हो गई। 5वें नंबर पे आप आओगे पहाड़ी हिंदी, 5वें पे पहाड़ी हिंदी। तो पहाड़ी हिंदी में आपकी कुमाऊनी और गढ़वाली, कुमाऊनी हो गई और क्या हो गई, गढ़वाली हो गई, कुमाऊनी हो गई और गढ़वाली हो गई। तो कुमाऊनी और गढ़वाली कितनी हो गई, 2 हो गई। तो आप देखिए 2 3 5, 5 3 8 4 12, 12 6 18। तो हिंदी की कितनी बोलियां हैं, 18। तो अगर आप अपना सिलेबस उठा के देखोगे, काला हो जा रहा है क्या, अगर आप अपना सिलेबस उठा के देखोगे तो अब आप देखो, अपभ्रंश की विशेषता, हिंदी का भौगोलिक विस्तार, हिंदी को उपभाषाएं, पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, राजस्थानी, पहाड़ी वर्ग उनकी बोलियां, और खड़ी बोली, ब्रज, अवधी विशेषताएं। अब इनकी विशेषता टॉपिक कंप्लीट। अगर हम इनकी विशेषता पढ़ ले, टॉपिक कंप्लीट। विशेषता मतलब मारवाड़ी कहाँ बोली जाती है, अवधी कहाँ बोली जाती है, राजस्थानी कहाँ बोली जाती है, 1 यूनिट कंप्लीट। अब अगर इसी 1 यूनिट पे तुमको 20 क्लास दे दिया, मार्च में एग्जाम है, तब तो तुम तो डूब जाओगे। ठीक है, आपका पेट है और आपका खाने की खुराक है, खाना बहुत अच्छा होता है, देसी घी स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। 5 किलो देसी घी पी लीजिए, हैं, पतली पतली क्या होने लगेगी, बताने की जरूरत तो है नहीं, समझिए कि नहीं। तो कहने का मतलब आप उतना ही करें जितना इंपॉर्टेंट है। अब टीचर क्या होते हैं, नए नए टीचर होते हैं, दबा के क्लास दे देंगे, लिखा देंगे एकदम। अब यही एक क्लास में मैं मुझे 10 मिनट चाहिए, टॉपिक खत्म, 10 मिनट और चाहिए, टॉपिक खत्म। बताइए, अगर मैं वही बोली और छेद लिखा दूं, टॉपिक खत्म, इससे बाहर क्या आएगा, यूनिट 1 कंप्लीट हो गई। अब इसी यूनिट में तुमको इतनी क्लास करा देंगे कि तुम बेहोश हो जाओगे, याद नहीं होगा। तो आजकल के टीचर तुमको फेल कराने में सबसे ज्यादा योगदान दे रहे हैं। यूट्यूब में आजकल इतना महामारी है, अरे वो तो इतना पढ़ाते हैं, अबे इतना पेट फाड़ देगा तुम्हारा, वो खा ही नहीं पाओगे, तुम मर जाओगे भैया। दिक्कत में 1 यूनिट खत्म, लो तुम्हारे भाई सिलेबस हुआ तुम्हारे सामने है, ये उठा के देख लो। हिंदी का ऐतिहासिक पृष्ठभूमि जी पढ़ा दिया गुरुजी,
प्राचीन आर्य भाषा गुरुजी हो गया, मध्यकालीन हो गया, आर्य भाषा पाली गुरुजी हो गया, प्राकृत गुरुजी हो गया, है अर्धमागधी गुरुज हो गया, मागधी गुरुज हो गया, ब्रंश हो गया, हिंदी भौगोलिक विस्तार हिंदी कुछ भाषाएं ये भी बता दिया, पश्चिमी हिंदी वो भी बता दिया, पूर्वी हिंदी वो भी बता दिया। अब इसमें बचा क्या, बस उसके बारे में, खत्म। तो जितना पढ़ना है, अब मुझे दिक्कत है, मैं डॉक्टर को दिखाता हूं, डॉक्टर इंटरनेशनल कार्डियोलॉजिस्ट है, 3,000 रुपए फीस लेता है, लेकिन एक टेबलेट लिखता है, ये रही बस एक टेबलेट। अगर मैं सस्ते टीचर को 500 रुपए वाले टीचर को जाऊंगा, 500 वाले डॉक्टर को, तो वो ससुरा 2500 की दवाई लिखेगा, फीस 500 लेगा। इस बात को हमेशा याद रखना। तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं और जुड़िए, हमारे साथ मेहनत करिए। मैंने यहाँ पे नंबर दे दिया है, आप सबको बता दिया है कि फीस 1199 रुपए है, लेकिन अगर आपने कहीं कोर्स ले रखा है तो आपको और डिस्काउंट मिल जाएगा, आप फोन कर लेना, ठीक है। बाकी आप जाइए एप्लीकेशन पर डायरेक्ट ले सकते हैं। कैसे कोर्स लेना है, कैसे एप्लीकेशन लेना है, मैं ये भी आप सबको बता देता हूँ, एक बार देख लीजिए, ठीक ना। हाँ, एक बार इसे देख लीजिए। जैसे देखिए ये सारे कोर्स हमारे पास है, नेट का, पेपर 1 का, पेपर 2 का, आइकॉनिक का है, फर्स्ट पेपर का है, और टीजीटी पीजीटी यूपी का बैच है ना। और इसी में सखी सहेली टेस्ट सीरीज भी है, यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर का भी बैच है, ठीक है, हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर का भी है, सारे बैच तो हैं यार। किताब भी है, किताब मंगा सकते हो, 10 फरवरी तक आपको मिल जाएगी। ये रहा एप्लीकेशन, राही ऐप इंस्टॉल करो। अच्छा, इसमें फ्री वाला भी मिल जाएगा आपको, ये जो क्लास में डेमो ले रहा हूँ ना, ये एप्लीकेशन पर फ्री मिल जाएगा। तो हिंदी इंस्टॉल करना है, ऐप रजिस्टर करना है, डिटेल्स डालना है। ये जो टीजीटी पीजीटी वाला ना, यहीं पे एमपी वर्ग 2 का आएगा, ठीक है, इसी सेक्शन में। अगर केवल किताब लेना तो आप यहाँ जा सकते हैं, फ्री आपको नोट्स लेना तो यहाँ जा सकते हैं, सिलेबस देखना आप यहाँ जा सकते हैं, और सिलेक्शन देखना है तो नीचे आ सकते हैं। लगातार जितने टॉपर्स रहे हैं वो राही अध्ययन धाम से आते रहे हैं, ठीक है ना। तो बहुत बढ़िया और बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग जाइए, सो जाइए। एमपी वर्ग वाले हमारे साथ जुड़ें, मार्च में आपका एग्जाम होना है, हम लोग बहुत अच्छे तरीके से जुड़ लेंगे। पैसा क्या, केवल एप्लीकेशन की गुरुदक्षिणा है, कोई खास नहीं है, ठीक ना। तो आप हमारे साथ जुड़ना। हाँ, झारखंड लेक्चरर का भी, जम्मू कश्मीर का भी मैं कराऊंगा, शायद आपने फोन किया था, मैं एक बार सिलेबस देख लूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।